ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 हम पॉल साइंस का कर रहे हैं, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंबाइन हो चुका है। उसी का हम फर्दर जो है पढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लास के अंदर करा था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तक हमने कर लिया था। आज हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन। ओजस्वी स्टार्ट करो। तो सबसे पहले 1 मार्कर में आपसे पूछा जाएगा कि डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन सेट ऑफ लॉ, लिखे हुए कानून है, एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल है। फंडामेंटल प्रिंसिपल इज टू डेवलप द रिलेशन बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट विच कंप्राइज अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स अबाउट द स्टेट। तो इसके अंदर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन सेट ऑफ रूल्स है, एक लिखी हुई रूल बुक है जो कि क्लियरली बताती है कि सरकार का और यहाँ के नागरिकों का, इस देश की सरकार का और इस देश के नागरिकों का आपस में क्या रिलेशनशिप होगा, क्या क्या आर्टिकल्स हैं, ये सब क्लियरली डिफाइंड होता है। तो ये 1 मार्क की डेफिनेशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन सेट ऑफ लॉ एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। ठीक है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए होता है, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। अनदर 4 मार्कर क्वेश्चन कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है। पहली बात, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें बेसिक सेट ऑफ रूल्स देता है। अगर ये रूल्स नहीं होंगे तो हम लोग आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे। अगर ये रूल्स नहीं है कि 40 से 50 की ज़्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या होगा, किसी भी स्पीड में चलाएंगे और हम ठोक सकते हैं। अगर ये रूल नहीं होगा कि आपको जो है आपकी पार्किंग आपके घर के बाहर ही होगी, आप कहीं पे भी लगा सकते हो, अगर ऐसा हो गया तो लोग आपस में लड़ेंगे और कोई भी किसी के घर के आगे भी पार्किंग करेगा, लड़ाई हो सकती है। तो रूल बुक क्या करता है, रूल क्या हेल्प करते हैं कि आपको जो है कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं। तुम्हें मुझ पे कितना भी गुस्सा आ रहा हो तो मुझे मुक्का नहीं मारोगे, क्योंकि रूल है, अगर तुमने मुझे छू दिया तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगी, राइट। तो ये इसकी वजह से हम आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। लोग आपस में एक दूसरे को पसंद करें ना करें, वो आपस में कितना ही झगड़ा करना चाहते हो वो नहीं करेंगे, क्योंकि एक रूल है, अगर आपने झगड़ा करा तो ये आपके साथ हो जाएगा। तो रूल जो है बेसिक आपकी मिनिमल कोऑर्डिनेशन को करने में हेल्प करता है। दूसरा, इट क्लियरली शोज व्हाट द गवर्नमेंट वुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड हु हैज द पावर टू मेक डिसीजंस इन द सोसाइटी। आपके कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली बताते हैं कि सरकार कैसे बनेगी, सरकार में इलेक्शंस कौन से होंगे, कैसे होंगे, कौन कौन सी पोजीशन पे होगा, किसकी क्या पावर्स होंगी, प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर होंगी, प्रेसिडेंट की क्या पावर होंगी, चीफ मिनिस्टर की क्या पावर होगी, और किस तरीके के डिसीजन कौन लेगा, लोकसभा किस तरीके के डिसीजन लेगी, राज्यसभा किस तरीके के डिसीजन लेगी, यूनियन के मैटर्स क्या रहेंगे, स्टेट के मैटर्स क्या रहेंगे, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। थर्ड होता है, इट प्रोवाइड्स लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट। ये सरकार के ऊपर भी रोक लगाता है कि आप सरकार भले ही कितनी पावरफुल क्यों ना हो, आप एज अ सरकार आपकी भी कुछ ड्यूटीज हैं, आपकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। और वो क्या लिमिटेशन है, वो है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट वो राइट्स होते हैं सिटीजन्स के जिनको कोई भी तोड़ नहीं सकता। सरकार की ड्यूटी बनती है कि वो किसी के फंडामेंटल राइट्स में टांग ना घुसाए। अगर मेरा राइट टू लाइफ है तो सरकार उठा के मुझे ऐसे ही मुंह उठा के जेल में नहीं डाल सकती। अगर मेरा राइट टू एजुकेशन है, राइट टू रिलीजन है, तो सरकार मुझे फोर्स नहीं कर सकती कि आपको ये रिलीजन नहीं करना और यही रिलीजन करना है। तो ये सरकार के ऊपर रोक लगाने का काम भी करता है। फोर्थ, टू एनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल एस्पिरेशन ऑफ अ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन ऑफ अ जस्ट सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन में सबके लिए सब कुछ होना हो, पर हर किसी के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। ठीक है, उसमें एससी के लिए कुछ है, उसमें एसटी के लिए कुछ है, इसमें एक बच्चे के लिए कुछ है, एक विमेन के लिए कुछ है। देयर इज समथिंग, हर कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग जो लोगों की एस्पिरेशंस को पूरा करता है। हर इंसान जिस तरह का सम्मान चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशन मेक श्योर करता है कि उसको वो सम्मान मिले, उसको वो हक मिले। एंड प्लस आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको आइडेंटिटी देता है कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, मुझे मेरे पावर्स इस कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं, मेरी पहचान है ये संविधान। तो ये सारे व्हाई डू वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन का आंसर है। एक बार देखो, कोई डाउट है तो पूछो। अगला टॉपिक आता है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे संविधान की क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले ये सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इसको हर देश के, हमारा जो देश है उसके हर नागरिक को उसे एक्सेप्ट करना होगा। जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी कंपनीज हैं,
they also have to respect the Constitution of India. It is above everything. देन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं कहीं पे बहुत स्ट्रिक्ट भी है और कहीं कहीं पे बहुत फ्लेक्सिबल भी है। तो ये जो है चिल्ड आउट कॉन्स्टिट्यूशन भी है और ये स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी है। देन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न है, वो काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबल है और क्लियरली जो है वो सेंटर और स्टेट्स की पावर बताता है। और हर चीज़ में सबसे ज़्यादा उसने इंपॉर्टेंस दी है जुडिशरी को, कि कहीं पे भी कोई मैटर हो, फाइनल जो उसका होल्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, फाइनल टेक केयर ऑफ करने वाला जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है जुडिशरी। और हमारे यहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, हमारे यहाँ पे लोकसभा भी है और हमारे यहाँ पे राज्यसभा भी है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे उन्होंने अलग अलग देश के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारी चीज़ें उठाई और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली। उन्होंने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी करा, उन्होंने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी करा, कनाडा से, आयरलैंड से, फ्रांस से, यहाँ सबके इन देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी चीज़ें कॉपी करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से तो मेजर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है। एक बार ये पढ़ो, कोई डाउट है पूछो। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। की कॉन्स्टिट्यूशन कितने तरीके के होते हैं। एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हमारी रूल बुक है उसके अंदर सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ है, दीज आर कॉल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरल हो, जो रिटन फॉर्म में लिखे ही ना गए हो, सिर्फ ओरल चल रहे हो। आई टेल यू, उसका मैं देखती हूँ कौन सी कंट्रीज हैं जिनका ओरल कॉन्स्टिट्यूशन है। काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जिनका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। देन रिजिड होता है जिसको आप बिल्कुल नहीं छेड़ सकते, बन गया तो बन गया, वो है अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर आप चेंजेस ला सकते हो, वो है आपका ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपके टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गए। अब आगे हमारा फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। अब पेपर में ये चीज़ पे ध्यान देना, वो आपसे व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन पूछ रहे हैं, वो आपसे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूछ रहे हैं, या फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूछ रहे हैं। तीनों के अलग अलग आंसर्स हैं। ठीक है, वो जस्ट फंक्शंस पढ़ो। ठीक है, रुको। तो आपका जो तो फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन का आंसर सेम ही दिया हुआ है इन्होंने। सबसे पहले आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको बेसिक सेट ऑफ रूल्स देता है, जो कि मिनिमल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, लोग आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये रूल्स अगर फॉलो नहीं करें तो हम पे बात आ जाएगी। देन आपका जो है ये क्लियरली बताता है कि कौन किस तरीके के डिसीजन लेगा, पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या होगी, पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्या होगी, किस तरीके के डिसीजन किसके पास जाएंगे। तीसरा, गवर्नमेंट के ऊपर ही लिमिटेशन लगाएगा इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट विच आर गिवन टू द सिटीजन, कि गवर्नमेंट भी कभी हक नहीं ले सकती। एंड फोर्थ, लोगों के एस्पिरेशंस जो हैं उनको पूरा करेगा, गोल्स को पूरा करेगा सोसाइटी के। देन हम आते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल, लोगों की आइडेंटिटी। ये पढ़ो सिफत। तो हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लॉज बनाता है, कुछ रूल्स बनाता है, और उससे जो है हमारी पहचान बनती है। सारे हिंदुस्तानियों पे ये रूल्स फॉलो होते हैं, सारे हिंदुस्तानियों पे रूल्स लगते हैं। हमारे यहाँ अतिथि देवो भवा है, हमारे यहाँ पे जो है जॉइंट फैमिली कल्चर है, ये सब चीज़ें हमारी इंडियंस के अंदर भरी भरी हुई हैं। जैसे आप इंडियंस को देखते हो तो आपको ये आइडेंटिटी बड़ी आसानी से पहचान में आ जाएगी, अपार्ट फ्रॉम देयर लुक्स। ये सब चीज़ें भी इंडियंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। तो उसी तरह से हमारा संविधान जो है वो भी हमें एक नेशनल आइडेंटिटी देता है। हम अपने संविधान के अकॉर्डिंगली चलते हैं तो वो भी हमारी एक आइडेंटिटी बनता है। और हमारा संविधान हमें दो तरीके की आइडेंटिटी देता है। सबसे पहले हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, हमें वोटिंग राइट्स देता है। वो हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती है, जब हम देश के बेसिक रूल्स मानने को तैयार हो जाते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज मानने को तैयार हो जाते हैं, तो ये हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी है कि हम इस देश के नागरिक हैं, हमारे ये हक है और ये ड्यूटीज हैं। मॉरल आइडेंटिटी होता है कि भारतीय होने के नाते आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। आपको गौ की रक्षा करनी चाहिए, गौ हत्या नहीं करनी चाहिए, गाय को नहीं मारना चाहिए, आपको जो है भाईचारा प्रमोट करना चाहिए, आपको धर्मों को लेके जो है निरपेक्ष रहना चाहिए, धर्मों को लेके आपको अनबायस्ड रहना चाहिए। ये सब आपकी मॉरल आइडेंटिटी है। व्हाट यू शुड डू और व्हाट यू शुड नॉट डू, दैट इज योर मॉरल आइडेंटिटी। एंड एक्सेप्टिंग द बेसिक रूल्स
एक्सेप्टिंग द रेगुलेशंस इज कॉल्ड पॉलिटिकल आइडेंटिटी। ये दो आइडेंटिटी हमें हमारा संविधान देता है। लास्ट टॉपिक है इसका अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या क्या देता है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबको लिबर्टी देता है, आज़ादी देता है, ठीक है। ये कॉल माई नहीं है, इक्वालिटी है ये। इक्वालिटी देता है, पीस देता है, सिक्योरिटी देता है। कॉन्स्टिट्यूशन मेक श्योर करता है कि हर इंसान को उसके हक मिले। अब हम चैप्टर 2 जो हमारा फंडामेंटल राइट्स था। हाँ हाँ, काइंड ऑफ। नेशनल आइडेंटिटी इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ पॉलिटिकल एंड मोरल। नेक्स्ट का चैप्टर है राइट्स का, ठीक है। वो इसी के अंदर इन्होंने अमेलगमेट कर दिया है। कई स्कूलों में अलग चल रहा है, कई स्कूलों में अमेलगमेट हो रखा है। तो आप जैसे करना चाहें कर सकते हैं। इसके अंदर हम राइट्स अब पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। ये किसने पढ़ा था लास्ट, इससे पहले वाला? ठीक है, तुम पढ़ो अंशिका। तो फंडामेंटल राइट, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसी वक्त ये बहुत क्लियर हो गया था कि हमारे देश को, लोगों को सर्टन राइट्स की बहुत ज़रूरत है। अंग्रेज़ों ने हमें बहुत दबाया है, तो ये हक हर हिंदुस्तानी को मिलना ही चाहिए। तो मोतीलाल नेहरू कमेटी जो थी, 1 मार्क में याद रखना, उन्होंने सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स की बात करी थी। उन्होंने बिल ऑफ राइट्स निकाले थे 1928 में। मोतीलाल नेहरू वॉज फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। एंड उसके बाद से तब से ये बोला गया है कि हिंदुस्तान जैसे देश में, जो कि जब आज़ाद बनेगा, तो वहाँ जब भी ये हिंदुस्तान आज़ाद होगा तब ये हम राइट्स को इंक्लूड करेंगे। राइट्स जो हैं वो हमारे लिए फेवरेबल कंडीशंस का काम करते हैं, हर हिंदुस्तानी के फेवर में होंगे। और हमारे जो राइट्स हैं वो हमारे लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो राइट्स जो है फेवरेबल होते हैं। और ये सरकार द्वारा, देश के द्वारा हर नागरिक को, हमारे देश के हर नागरिक को ये दिए जाते हैं। ये जो है आपके बड़े तरीके के राइट्स होते हैं, ये सोशल, पॉलिटिकल, सिविल, इस तरीके के राइट होते हैं जिसमें इक्वालिटी, लिबर्टी, सोशल जस्टिस, ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। फंडामेंटल राइट को बहुत ज़्यादा संभाल के रखा जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और कोई सरकार भी उसके अंदर टांग नहीं अड़ा सकती, उनको ले नहीं सकती है। जुडिशरी का काम है फंडामेंटल राइट्स को बचा के रखना। अगर किसी भी इंसान के फंडामेंटल राइट्स हो जा रहे हैं किसी सरकार द्वारा या किसी इंडिविजुअल द्वारा, तो लोग जो हैं जुडिशरी के पास जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि आप हमारे राइट्स हमें दिलाओ। टोटल में हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। हमारा सबसे पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी। ओजस्वी रीड। तो राइट टू इक्वालिटी, सबसे पहले कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हर किसी को पब्लिक प्लेस में जाने का हक है, लाइक शॉप, होटल्स, एंटरटेनमेंट, वेल बेथिंग हार्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, दे आर ओपन फॉर एवरीबडी, यू कैन नॉट डिनाई एक्सेस टू एनीवन। देन आप जो है किसी को भी धर्म, जात, रंग के भेद पे जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। नौकरी के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सरकारी नौकरी के लिए। अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस नहीं होगी। कोई किसी को स्पेशल टाइटल नहीं मिलेंगे कि अपने नाम के साथ महाराजा, अधिराज, श्री श्री 108 पूनम पोद्दार लिख रहे हो, नॉट एक्सेप्टेबल। एक्सेप्ट या तो आपने पढ़ाई की फील्ड में बहुत तो कुछ कर रखा हो, पीएचडी वीएचडी कर रखा हो तो डॉक्टर लग जाएगा, या फिर आपने मिलिट्री में कर्नल वर्नल कुछ हो तो तब मिल जाएगा। देन इक्वालिटी जो है, ये दिया गया जो हक, ये डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये लोगों को उनकी डिग्निटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमारे देश में जो है इनइक्वालिटी बहुत पीछे से चलती आ रही है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत पीछे से चलता आ रहा है, तो उसको हटाना बहुत ज़रूरी था। फिर आता है राइट टू फ्रीडम, आज़ादी। राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रीडम दोनों बहुत ज़रूरी हैं डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए। आज़ादी नहीं है और बराबरी की बात हो रही है तो भी अधूरी बात है। आज़ादी नहीं, आज़ादी है और बराबरी नहीं है, या फिर बराबरी है आज़ादी नहीं है। दोनों तरीके से आपको जो है लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। तो अगर हमें डेमोक्रेसी चाहिए तो इक्वालिटी और फ्रीडम दोनों होना चाहिए। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड एक्शन। आप अपनी बात कह सको, सोच सको, बोल सको, जाहिर कर सको। फ्रीडम का मतलब है हर किसी को जो है, फ्रीडम का ये भी मतलब है कि अपनी आज़ादी के चक्कर में आप दूसरे की आज़ादी को खतरे में नहीं डालोगे। जितने ही आज़ाद आप हो, सामने वाला भी उतना आज़ाद है, उसकी भी आज़ादी की रिस्पेक्ट आपको करनी है। एंड राइट टू फ्रीडम में एक और सबसे इंपॉर्टेंट राइट आता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर ये रोक टोक है कि आप कुछ भी ऐसा नहीं बोलोगे या करोगे जो लोगों को भड़काए, जो दंगे फसाद करवा सके, ऐसा कुछ नहीं बोलना।
और प्लस हमारे यहाँ पे अगर किसी बंदे पे केस चल रहा है, किसी इंसान के ऊपर शक है कि इसने कुछ करा, मतलब कोई क्राइम करा होगा, उसको भी बहुत सारे प्रोटेक्शन मिली हुई है। उसके लिए भी एक जो कैदी है, जो एक्यूज है, जिसके ऊपर हमें शक है कि इसने कुछ करा हो, उस जब तक वो प्रूव नहीं हो जाता कि वो क्रिमिनल है एक्चुअली में, उसको भी बहुत सारे राइट्स मिलते हैं इस फ्रीडम के अंदर। देन हमारा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अंशिका, ठीक है। फिर हमारा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन नहीं करनी है, किसी के साथ गलत नहीं करना है, किसी को लूटना नहीं है आप लोगों ने किसी भी फॉर्म में। तो इसके अंदर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, लोगों को खरीद बेच नहीं कर सकते हो आप। जैसे कोई राशन नहीं है इंसान कि आप उसे खरीदोगे या बेचोगे। स्लेवरी अलाउ नहीं करता है, भिखारीपन, बेकार, ये सब अलाउड नहीं है। बॉन्डेड लेबर अलाउड नहीं है कि देखो सारी जिंदगी हमारा बंधुआ मजदूर बन के रहना है, विदाउट पेमेंट काम करना है, ये सब अलाउड नहीं है। एंड the state has been given the authority to introduce compulsory service for such person in order to stop this practice। तो इस तरह से जो है सबको नौकरी देने का वादा किया गया है कि किसी को भी इस तरह से किसी की मजदूरी ना करनी पड़े। गवर्नमेंट जो है किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, और 14 साल से छोटे बच्चों को किसी भी हजार्डोस एक्टिविटी में ये आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। फैक्ट्रीज में, माइंस में, यहाँ पे आप उनको नौकरी नहीं दे सकते हो अगर वो 14 साल से छोटे हैं तो। जो देगा उसके ऊपर केस हो सकता है। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। धर्म को लेके हमारे क्या क्या हक है, अब हम वो पढ़ेंगे। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर यही है कि हर किसी को हक है अपनी पसंद के धर्म को फॉलो करो। यहाँ पे जो है आप जिस फेथ में बिलीव करना चाहते हो, जिसको बुद्धिज्म करना है, जिसको क्रिश्चियनिटी करनी है, जिसको सिखिज्म करना है, जिसको हिंदुज्म करना है, यू कैन फॉलो एनी प्रैक्टिस, एनी धर्म यू वांट टू। देन इसके अंदर जो है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस होती है कि आपको जो है कोई फोर्स नहीं किया जाएगा, आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं अपना रिलीजन। इसके अंदर आप अपने रिलीजन जिसको आप पसंद करते हैं उसको आप आगे प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, लोगों को भी बता सकते हैं कि आप ये धर्म फॉलो करो, पर ज़बरदस्ती आप उनका कन्वर्जन नहीं करवा सकते। एंड इसके ऊपर कुछ लिमिटेशन है इसके अंदर। अगर आपका धर्म में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो पीपल एट लार्ज के अगेंस्ट है, जैसे सती प्रैक्टिस हो गई, ट्रिपल तलाक हो गया कि 3 बार तलाक 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 बोला और तलाक हो गया, ये सब चीज़ें जो है सोशल लेवल्स, इनको इनके मामले में गवर्नमेंट टांग अड़ा सकती है। तो अगर आपका धर्म कहता है कि औरतों को मारा पीटो, अगर आपका धर्म कहता है चाइल्ड मैरिज करो, सती करो, विच इज़ अगेंस्ट समथिंग, तो ये सब चीज़ों में गवर्नमेंट टांग अड़ाएगी, ये सब चीज़ें धर्म में अलाउ नहीं करेगी। उसके बाद हर धर्म को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, और हर धर्म को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, किसी धर्म को स्पेशल ट्रीटमेंट ना मिले, इसलिए आज तक हमारे देश का अपना कोई नेशनल रिलीजन नहीं है। हिंदुस्तान का अपना कोई धर्म नहीं है। दो हिंदू मेजोरिटी यहाँ रहते हैं, पर हिंदुइज्म भी इस देश का धर्म नहीं है, क्योंकि वो स्पेशल फेवर नहीं दिखाना चाहते। देन ये क्यों ऐसा करा गया, ताकि हमारे देश में सेक्युलरिज्म प्रमोट की जा सके, इसलिए जो है हमारे देश का भी अपना कोई रिलीजन नहीं है। नेक्स्ट आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल। तो हमारा जो है कल्चरल एजुकेशनल राइट कहता है कि डाइवर्सिटी, अनेकता में ही एकता है। एंड हमारे यहाँ पे जो है माइनॉरिटीज़ के भी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है, उन्हें अपनी भाषा, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का पूरा हक है। माइनॉरिटी माइनॉरिटीज़ वो ग्रुप होते हैं जिनकी अपनी लैंग्वेज, अपना रिलीजन, ये सब कुछ होता है, अपनी कल्चर, लैंग्वेज, प्रिस्क्रिप्शन, हर चीज़ होती है। तो माइनॉरिटी आर द पीपल जिनका एक डिफरेंट कल्चर होगा, डिफरेंट भाषा होगी, और उन्होंने जो है उसको लिखित तौर पे, उनकी रिटन स्क्रिप्चर्स होंगे, रिटन उनकी भाषा होगी, लिपि होगी, उसे माइनॉरिटी बोला जाता है। जितने भी माइनॉरिटी ग्रुप है हिंदुस्तान में, उनको अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, कॉलेजेस सेटअप करने का हक है, अपने कल्चर को प्रमोट करने का हक है। और गवर्नमेंट जब भी जो है फाइनेंशियल सपोर्ट देगी या किसी भी तरीके का सपोर्ट देगी, तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी कि ये हमारा अपना सरकारी स्कूल है, ये माइनॉरिटी का, तो इसको कम दें, उसको ज़्यादा दें, नहीं। सबको एक जैसे पैसे, एक जैसा जो है डोनेशन प्रोवाइड करेगी सरकार। और माइनॉरिटी ग्रुप को भी एजुकेशनल राइट्स मेंटेन करने का हक है, हर किसी को अपने एजुकेशनल राइट मेंटेन करने का हक है, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। उसके बाद आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है, इसके द्वारा, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसको बी आर अम्बेडकर जो हैं उन्होंने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। अकॉर्डिंग टू दिस बाकी सारे राइट्स बेकार हैं अगर आपको ये राइट नहीं मिला हुआ। इस राइट का क्या मतलब है, अगर आपका कोई भी ऊपर वाला राइट आपसे छीना जा रहा है, चाहे इक्वालिटी हो, चाहे फ्रीडम हो, चाहे ये रिलीजन हो, तो आप कोर्ट में जा सकते हो।
ठीक है। तो या तो हाई कोर्ट चले जाओ या सुप्रीम कोर्ट चले जाओ और बोल दो कि मेरा ये राइट मुझसे छीना जा रहा है, इसको वायलेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपका केस सुनेगा और उसके बेसिस पे ऑर्डर इशू करेगा और सरकार को बोलेगा, लोगों को बोलेगा जो भी आपका हक छीन रहे हैं कि आपके राइट्स आपको मिलने चाहिए। वो जो ऑर्डर इशू करेगा उसको रिट्स कहते हैं। ये रिट्स हम नेक्स्ट क्लास से पिक करेंगे और नेक्स्ट क्लास में चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है।